गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं संजीत एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संजीत WWTC पे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 10 की पॉलिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर है 2, संघवाद यानी कि फेडरलिज्म। तो आज के क्लास को हम लोग अब शुरू करते हैं और पुनः क्लास शुरू करने के पहले एक बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बच्चों प्लीज आप हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो यदि पसंद आता हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि बच्चों आप लोगों के यही कमेंट हमारे लिए एक प्रेरणा का कार्य करती है और मैं और भी ज्यादा एनर्जेटिक होकर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता हूं। तो बच्चों समझने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संघवाद क्या है। सबसे पहला टॉपिक संघवाद क्या है यानी कि फेडरलिज्म जो है आखिर वो है क्या। ठीक है, तो बहुत सिंपल वे में आप समझ सकते हो कि एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें सत्ता को दो या दो से अधिक स्तर की सरकारों में विभाजित किया जाता है, संघवाद कहलाता है। एकदम इजी वे में समझिए कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता को किसी एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रीकृत करके नहीं रखना है, न एक व्यक्ति के हाथों में और न ही एक लेवल पर उसको सेंट्रलाइज करके रखना है, बल्कि जो पावर्स हैं, जो सत्ता है, उसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है इन डिफरेंट लेवल्स में, अलग अलग स्तर की सरकारों में सत्ता को बांट देना, शक्तियों का विभाजन करना संघवाद कहलाता है। बहुत ही इजी वे में आप इसको समझ सकते हैं कि संघवाद क्या है, कि यानी एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता को यानी शक्तियों को दो या दो से अधिक स्तर की सरकारों में बांट दिया गया है, तो वो क्या कहलाएगा, संघवाद कहलाएगा। यानी ऐसी शासन व्यवस्था को हम लोग संघवाद कहेंगे यानी कि फेडरलिज्म कहेंगे। आइए अब हम जैसे बात करें कि वो स्तर कौन कौन सा होगा, तो वो स्तर आपका इस प्रकार से हो सकता है। केंद्र सरकार जो पूरे देश के लिए कार्य करेगी, राज्य सरकार जो किसी पार्टिकुलर राज्य के लिए काम करेगी, और उसके नीचे भी एक तीसरे स्तर की सरकार हो सकती है जिसे हम स्थानीय सरकार का नाम दे सकते हैं। ये स्थानीय सरकार दो प्रकार की हो सकती है। यदि वो शहर है तो नगर पालिका या नगर निगम हो सकता है, या फिर वो ग्रामीण क्षेत्र है तो वहां पे ग्राम पंचायत जो होगा वो स्थानीय सरकार का वह उदाहरण कहलाएगा। ठीक है, तो यही मैं नोट्स में भी लिखा हूं कि संघवाद में केंद्र स्तर की राज्य केंद्र स्तर की सरकार, राज्य स्तर की सरकार और एवं स्थानीय स्तर की सरकार होती है। तो आई होप आपको संघवाद टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा कि संघवाद एक्चुअली में है क्या। संघवाद पुनः मैं रिपीट कर देना चाहूंगा कि संघवाद क्या है भाई, तो एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता को दो या दो से अधिक स्तर की सरकारों में बांटा जाता है। ठीक है, वो स्तर क्या हो सकता है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या क्या हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। सत्ता का इस प्रकार से विभाजन किया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सत्ता को अन्य रूपों में भी बांटा जाता है, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ठीक है, लेजिस्लेटिव विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, जुडिशियल मतलब कि न्यायपालिका। इस तरह का विभाजन भी हम लोग आगे देखेंगे, इसी चैप्टर में देखेंगे कि जैसे मान लो ना कि सत्ता जो है वो पावर जो है एक ट्री है और उसकी कितने ब्रांचेज है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी या जुडिशियल आप कह सकते हो। ठीक है, द थ्री ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट। और बिल्कुल गवर्नमेंट इसी प्रकार से काम भी करती है। जैसा कि आप आगे हमसे जुड़े रहोगे तो आपको बेशक सारी चीजें जो है समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब बच्चों जैक बोर्ड में एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संघवाद की आखिर फीचर्स क्या है, संघवाद की आखिर विशेषताएं क्या क्या है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे। यदि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो संघवाद क्या है ये पूछेगा, और लॉन्ग में क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे ये पूछेगा कि संघवाद क्या है और इनकी किसी दो या तीन विशेषताओं को लिखिए। तो आप केवल देख लो, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। और यदि किन्हीं को पीडीएफ चाहिए तो मैं पहले भी नंबर शेयर कर चुका हूं, आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके बिल्कुल बेझिझक आप फ्री मुझसे पीडीएफ भी इस चैप्टर का ले सकते हो। ओके,
आइए समझते हैं कि संघवाद की विशेषताएं क्या है। इसमें दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने तो बताया ना कि संघवाद का मतलब ही है कि पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट में है ना। तो इसका पहला फीचर्स क्या है बच्चों, कि इसमें दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती है। इज इट क्लियर? फिर नंबर 2 कह रहा है कि संविधान में प्रत्येक स्तर की सरकारों के अधिकारों का स्पष्ट वर्णन है, जिसे केंद्र सरकार आसानी से हटा नहीं सकती। मतलब ठीक है भैया, मैंने पावर्स को तो बांट दिया, मान लीजिए कि ठीक है केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है और स्थानीय सरकार भी है, और यदि उनको पावर ही नहीं दिया गया, उनको अधिकार ही नहीं दिया गया, तो फिर कोई बांटने का कोई मतलब है क्या? नहीं ना। आपको मैं खाना दे दूं और आप खाना को खा ही नहीं सकते हो, तो वैसा भोजन से क्या मतलब? पापा या मम्मी आपको सॉरी, पापा या मम्मी आपको पैसे दे दें और कह दे बेटा पर्स में है तो पर्स में ही रहना चाहिए, खर्च नहीं होना चाहिए, तो वैसा पैसा रहे या ना रहे, उससे आपका तो कोई यूज है नहीं, कोई मतलब ही नहीं रखता है, कोई मायने ही नहीं रखता है। तो ठीक उसी प्रकार से कह रहा है कि संविधान में प्रत्येक स्तर की सरकारों के अधिकारों का स्पष्ट वर्णन है। मतलब जो भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो और या फिर स्थानीय सरकार है, सबका अपना अपना एक निश्चित क्या है, अधिकार क्षेत्र है। कोई भी स्तर की सरकार अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य नहीं कर सकती है। ठीक है, इन तीनों लेवल की गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल जो होता है वो केंद्र सरकार, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन केंद्र सरकार भी राज्य सरकार के अधिकारों को हनन नहीं कर सकती है। स्थानीय स्तर की सरकारों के को जो उनका राइट है उसको वो यूं ही आसानी से छीन नहीं सकती है, क्योंकि वो किसी पार्टिकुलर पार्टी की सरकार के द्वारा नहीं दी गई है। वो अधिकार, जो अधिकार मिली है राज्य सरकार को या स्थानीय सरकार को, वो संविधान के द्वारा दिया गया है, किसी पार्टी विशेष की कृपा दृष्टि से नहीं मिली है कि ठीक है भैया कांग्रेस की सरकार है तो ज्यादा अधिकार मिल गया, बीजेपी की सरकार है तो उसमें ज्यादा या कम अधिकार मिल गया, ऐसा नहीं है। जो अधिकार राज्य सरकारों को दी गई है या फिर आपका स्थानीय सरकार को दी गई, वो हमें सबसे पहले समझना होगा कि वो हमें संविधान के द्वारा दिया गया है। केंद्र सरकार आसानी से उसको हटा नहीं सकती है। ठीक है। नंबर 3 विशेषता है कि संविधान के मूल प्रस्तावों को कोई भी एक स्तर की सरकार अपनी इच्छा अनुरूप नहीं बदल सकती है। मतलब हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यदि चाह लेगी कि केंद्र सरकार हम अकेले ही उसको उसमें चेंजेस कर ले, मूल प्रस्तावों में आसानी से हम चेंजेस कर ले, तो ये आसानी से संभव नहीं है। ये चेंजेस तभी हो सकती है जब लोकसभा राज्यसभा में वो विधेयक बिल जो है वो पारित होगा, और साथ ही साथ देश में जितने भी राज्य हैं उसके आधा से अधिक, कम से कम आधा से अधिक राज्य यदि उसमें एग्री हैं, परिवर्तन चाहते हैं, मूल प्रस्तावों में बदलाव करना आधे से अधिक राज्य की सरकारें चाहती है, तभी केंद्र सरकार संविधान के मूल प्रस्तावों में परिवर्तन कर सकती है, ऐसे वो कर नहीं सकती है। चौथा फीचर है संघवाद में प्रत्येक स्तर की सरकार के लिए एक निश्चित आय का स्रोत रखा गया। भैया बिना इनकम का कोई भी गवर्नमेंट फंक्शनल नहीं रह सकती है। किसी भी स्तर की सरकार हो, चाहे वो केंद्र स्तर की सरकार हो या राज्य स्तर की सरकार हो या आपके ग्राम पंचायत की मुखिया या सरपंच जी की सरकार हो, यदि उनके पास फंड नहीं रहेगा, उनके पास पैसे नहीं रहेंगे, तो वो कोई भी काम नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार के विकास का कार्य नहीं कर सकती है। इसी वजह से प्रत्येक स्तर की सरकार के लिए इनकम का एक निश्चित स्रोत रखा गया है कि ठीक है भैया आप केंद्र सरकार हो तो आपको इन इन चीजों से इनकम होगा, इन इन चीजों का जो इनकम है वो आपका। राज्य सरकार का यदि बात की जाए तो राज्य सरकारों को भी एक निश्चित क्षेत्र दिया गया है कि आपको इन चीजों से जो आय होगी वो आपका होगा।
अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर वो भी बता दीजिए ना कि केंद्र सरकार को इनकम का जरिया क्या है, राज्य सरकार की इनकम का जरिया क्या है। तो बच्चों थोड़ा मैं कहना चाहूंगा कि पैसेंस रखिए, आज के क्लास में ही मैं ऐसा ट्रिक के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि केंद्र सरकार के अधीन कौन कौन सी चीजें आती है, राज्य सरकार के अधीन कौन कौन सी चीजें आती है, बिल्कुल मैं समझाऊंगा, बशर्ते आप वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है। कह रही है अलग अलग, पांचवा जो विशेषता है कि अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। बिल्कुल सही है। ये थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है कि एक ही नागरिक के ऊपर, मान लो कि वो नागरिक आप हो, तो आपके ऊपर ही तीनों स्तर की सरकारें शासन कर रही है। यानी आपके ऊपर कोई एक सरकार शासन नहीं कर रही है, तीनों स्तर की सरकारें जो है वो आपके ऊपर शासन कर रही है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूं कि केंद्र सरकार यानी आज नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो कुछ कानून बना दे, तो उस कानून के दायरे में आप भी आएंगे, हम भी आएंगे, यानी केंद्र सरकार हमारे ऊपर शासन कर रही है। आप पिछले वर्ष देखे होंगे कि मोदी जी आए टीवी पे और बोल दिए मेरे प्यारे देशवासियों कल से पूरे भारत में लॉकडाउन होगा। नियम लागू हुआ ना हमारे ऊपर भी कि नहीं लागू हुआ, यानी वो कानून हमारे ऊपर भी लागू हो गया ना लॉकडाउन वाला। अब मैं राज्य सरकार की बात करूं कि यदि सपोज दैट झारखंड में आज हेमंत सोरेन जी की सरकार है, वो कोई कानून बना देगी तो वो कानून हमारे ऊपर भी लागू होगा। यानी कि देखिए केंद्र सरकार का कानून हमारे ऊपर, राज्य सरकार का भी कानून हमारे ऊपर। अभी आप देख रहे होंगे कि झारखंड में प्रत्येक रविवार को क्या हो रहा है कि लॉकडाउन रखा जा रहा है, लेकिन क्या ऐसा सभी राज्यों में हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। बहुत सारे राज्यों में छूट दी गई है, लेकिन हमारे झारखंड में मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि नहीं, हमारे यहाँ भाई वीकेंड में क्या होगा, लॉकडाउन रहेगा, संडे का संडे कंप्लीट लॉकडाउन होगा। तो वो नियम हमारे ऊपर आज लागू हो रहा है ना। यानी कि केंद्र सरकार का भी कानून हमारे ऊपर, राज्य सरकार का भी कानून हमारे ऊपर। अब मैं तीसरा उदाहरण देने जा रहा हूं स्थानीय सरकार की। सपोज दैट आप धनबाद नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं और धनबाद नगर निगम क्षेत्र के जो मेयर हैं या नगर आयुक्त जी के द्वारा कोई कानून बना दिया जाता है अपने नगर निगम के लोगों के लिए, तो वो कानून भी हमारे ऊपर वो लागू होगा। चाहे होल्डिंग टैक्स की बात की जाए या अन्य प्रकार की जो बात हो कानून व्यवस्था की, वो जो भी लागू करेंगे वो हमें मान्य करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया होगा कि अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर क्या करती है, शासन करती है। यानी 3 लेवल की गवर्नमेंट है और तीनों लेवल की गवर्नमेंट एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। ओके। छठा विशेषता है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच यदि किसी प्रकार का विवाद हो तो उसका हल जो है वो देश के सर्वोच्च न्यायालय में किया जाता है। हो सकता है किसी भी मैटर पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में टकराव हो जाए, यानी कोई कानून मान लीजिए XYZ कुछ भी है कि केंद्र सरकार ने बनाया और राज्य सरकार कहती है कि मैं अपने यहाँ इस कानून को लागू नहीं करेंगे, यानी केंद्र सरकार कह रही है कि लागू करना पड़ेगा, राज्य सरकार कह रही है कि हम अपने यहाँ इस कानून को लागू नहीं करेंगे, तो विवाद उत्पन्न हो गया ना। तो इसका फैसला जो है वो क्या होगा? क्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी आपस में लड़ जाएंगे, मारपीट कर लेंगे? नहीं, इसका जो फैसला होगा बिल्कुल कानूनन तरीके से किया जाएगा, संवैधानिक तरीके से किया जाएगा और उसका निर्णय जो है वो देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय किया जाएगा कि कौन स्तर की सरकार जो है, किस स्तर की सरकार जो है वो सही कह रही है। यदि सुप्रीम कोर्ट को लगे कि नहीं केंद्र सरकार सही है तो केंद्र सरकार का सपोर्ट वो करेगी, केंद्र सरकार के पक्ष में निर्णय देगी, और यदि राज्य सरकार सही है तो राज्य सरकार के पक्ष में वो निर्णय आएगा। यानी अब आपको ये छठा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि समहाउ किसी भी प्रकार से यदि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किसी भी प्रकार की डिस्प्यूट हो जाती है तो उसका डिसीजन जो है, उसका निर्णय जो है वो फाइनली किसके द्वारा किया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। ओके।
7 नंबर विशेषता है कि संघवाद से देश में किसी भी नागरिक के मन में असंतोष की भावना अथवा बेगानेपन का भाव जो है वो विकसित नहीं होता है। ये सबसे बड़ी फीचर है। मैं आपको पहला चैप्टर जब पढ़ाया था सत्ता की साझेदारी, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि बेल्जियम की सरकार जो थी इस प्रकार से सत्ता का विभाजन किया था। वहां पर हम लोग देखे थे कि फ्रेंच भाषी डच भाषी दोनों भाषा के लोगों को एक समान मंत्री पद दिया गया था। साथ ही साथ वहां पर कम्युनिटी गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी, यानी सामुदायिक सरकार की स्थापना की गई थी। इस वजह से बेल्जियम में क्या हुआ था कि गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है, जबकि वहां की इतनी कंपोजिशन यानी कि जातीय बनावट जो रहती है वो काफी जटिल रहती है, कॉम्प्लेक्स रहती है। इसके बावजूद जो है ना वहां पर किसी भी प्रकार की गृह युद्ध नहीं होता है। जबकि एक छोटा सा देश है श्रीलंका, हम लोग देखे थे ना कि श्रीलंका में सिंगली और तमिलों के बीच में बेगानेपन की भावना विकसित हो जाती है तमिलों में, और वहां पर श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या रहता है? क्योंकि श्रीलंका में सत्ता का विभाजन जो है वो तमिलों के साथ नहीं किया गया, और इसी वजह से श्रीलंका में वहां तमिल भाषी लोगों के मन में बेगानेपन की भावना, असंतोष की भावना जो है वो विकसित हो गई। और उसका दुष्परिणाम क्या हुआ बच्चों कि वहां पर गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई, और गृह युद्ध हुआ भी। तो वही कह रहा है कि संघवाद से कि यानी सत्ता का यदि हम विभाजन करते हैं दो या दो से अधिक स्तर की सरकारों में, तो इससे किसी भी समुदाय के बीच में असंतोष की भावना या बेगानेपन की भावना जो है वो विकसित नहीं होता है। और यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा? इससे देश के लोगों में आपसी एकता को बढ़ावा मिलता है एवं गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? दो चीजों पर अभी तक हम लोग मेनली डिस्कशन किए। पहला कि संघवाद क्या है, और दूसरा संघवाद की क्या विशेषताएं हैं। आइए हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि भारत एक संघीय देश है कैसे? तो इसका जवाब आप जान चुके हो, लेकिन फिर भी मैं बना दिया हूं। आप ये जो तस्वीर देख रहे हो हमारे देश भारत का यह मानचित्र है ना, ये हमारे देश का ये नक्शा है। और ये देख रहे होंगे कि कितने स्टेट्स हैं, सारे स्टेट्स को भी यहाँ पार्टिकुलर दिखाया गया है। जितने भी स्टेट्स हैं वहां पे अपना क्या है, स्थानीय वहां पे स्टेट गवर्नमेंट है, और दिल्ली में क्या है, केंद्र सरकार है। तो हुआ ना संघवाद। और प्रत्येक राज्यों में भी लगभग स्थानीय सरकार है, नगरों में नगर पालिका या नगर निगम कार्यरत है, और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है बच्चों, ग्राम पंचायत है। तो हुआ ना 3 स्तर की सरकार है भारत में। भारत में क्या केवल नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है? नहीं ना, भारत में 3 लेवल की सरकारें चल रही है। पहला केंद्र सरकार जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, फिर अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टी की वहां की राज्य सरकार चल रही है, फिर छोटे छोटे प्लेसेस में चाहे ग्राम पंचायत चल रहा है या फिर नगरों में नगर निगम या नगर पालिका का सरकार चल रही है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर बच्चों कि भारत एक संघीय देश है कैसे? तो समझिए, क्योंकि हम जानते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था में दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती है। बिल्कुल आप समझ चुके हैं संघवाद की परिभाषा के अनुसार। एवं प्रत्येक स्तर की सरकारों का अपना अधिकार क्षेत्र होता है। बिल्कुल हम लोग पढ़ चुके हैं संघवाद की विशेषता में, है ना। जब हम भारत की बात करते हैं, यानी जब हम पूरे इस ऑल ओवर इंडिया की बात करते हैं, तो क्या देखते हैं भाई कि भारत में भी समस्त शासन व्यवस्था को 3 स्तर की सरकारों में बांटा गया है। यानी इंडिया में कोई एक सेंट्रलाइज पावर काम फंक्शनल नहीं है, बल्कि 3 लेवल की गवर्नमेंट है। पहला केंद्र सरकार, जैसा कि आप अभी देख रहे होंगे वर्तमान में कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो गई। राज्य सरकार, तो प्रत्येक राज्य में अलग अलग लोगों की सरकार है। जैसे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का गठबंधन सरकार है, जिसका नेतृत्व हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार जी के द्वारा किया जा रहा है ना। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया जा रहा है। तो विभिन्न राज्यों में राज्य सरकार है और स्थानीय सरकार, यानी तीसरा जो है वो क्या है, स्थानीय सरकार है।
यानी भारत में समस्त शासन व्यवस्था को 3 स्तर की सरकारों में बांटा गया है। तो पहला हो गया केंद्र सरकार, और दूसरा हो गया राज्य सरकार, और तीसरा क्या हो गया स्थानीय सरकार। यानी सत्ता भारत में केंद्रीकृत नहीं है, 3 लेवल में बटा हुआ। और जब बटा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि भारत में जो शासन व्यवस्था है वो कैसी है, संघीय शासन व्यवस्था। यही तो आपको आंसर में लिखना है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। इज इट क्लियर? आइए अगले क्वेश्चन। अब आइए जो आप जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, अब आपका एनसीईआरटी बुक में टॉपिक पढ़ना है कि केंद्र सूची क्या है, यानी संघ सूची क्या है, राज्य सूची क्या है, समवर्ती सूची क्या है, और अवशिष्ट शक्तियां क्या है। यहां से भी बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ ही साथ यहां से आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो इन चीजों को यदि आप अच्छे तरीके से समझ लोगे, और यहाँ जो मैं ट्रिक लेकर आया हूं, इससे आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी वे में बन जाएगा। बशर्ते आपको एक बार कंसंट्रेट होकर समझना है और कुछ भी नहीं करना है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप जीवन भर इस चीज को नहीं भूलोगे। सबसे पहले क्या है, केंद्र सूची अथवा संघ सूची है क्या, वैसे विषय जो पूर्णतः केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, मतलब वैसे टॉपिक्स, वैसे मैटर्स जिसके ऊपर पूर्ण रूप से अधिकार किसका है, केंद्र सरकार का है। मतलब वैसे विषय जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसके ऊपर है, केंद्र सरकार के ऊपर है। यानी जो पूरी तरह से केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, वैसे सब्जेक्ट्स को क्या कहना है, केंद्र सूची का विषय कहना है, यानी कि संघ सूची का विषय कहना है। ठीक है। अब यहाँ पर हो सकता है आपको एग्जाम्पल्स क्या क्या है, तो प्रतिरक्षा यानी कि डिफेंस, बैंकिंग, जितने भी बैंक्स है वो उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार जो है वो किसका है भाई, तो केंद्र सरकार की है। प्रतिरक्षा मतलब भारत किन देशों के साथ कैसा संबंध रखना, किससे युद्ध करना, कैसे भारत की रक्षा करना, ये सारा निर्णय जो है वो केंद्र सरकार करेगी। मुद्रा आए थे ना, आपको याद होगा, मोदी जी आए थे अचानक। इसी तरह मेरे प्यारे देशवासियों, आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के जो नोट है वो नहीं चलेंगे। तो कोई राज्य सरकार तो फैसला नहीं की थी कि पुराने नोट जो है वो 500 और 1000 वाला जो है वो चलेगा नहीं। इसका निर्णय कौन किए थे, मोदी जी किए थे, यानी कि केंद्र सरकार किए थे। तो मुद्रा हो गया। विदेशी मामले, किन देशों के साथ संधि करना है, किन देशों के साथ व्यापार करना है, किन देशों के साथ रिश्ते अच्छे रखने हैं, किन देशों के साथ रिश्ते खराब करना है, ये सारा विदेशी मामले केंद्र सूची के अधीन आता है ना। तो बच्चों इसको याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक मैं दे रहा हूं, यू रमा रेडो संग आज बेबी। बस एक सेंटेंस याद रखना है कि यू रमा, मान लो ना आपकी रमा कोई फ्रेंड है, यू रमा रेडो संग आज बेबी, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यूज फॉर युद्ध, किन देशों के साथ युद्ध करना है, किन देशों के साथ शांति करना है, ये सारा मैटर किसका है, केंद्र सूची का विषय है। र से क्या हो गया, रमा, यहाँ पे देखोगे कि रमा है, रमा में र से क्या बना, रक्षा। मां से क्या हो गया, विदेशी मामले, मामले है ना, मामले से का यहाँ पे लिया गया, मां विदेशी मामले। फिर रेडो है ना, तो रे से क्या हो गया, रेल। ठीक है। डो, अब दो से यहाँ यानी आपको डा समझना है, डा से क्या हो गया, डाक। आज यहाँ संघ छोड़ देना बच्चों, संघ को केवल मैं सुटेबल बनाने के लिए लिखा हूं। आ से हो गया आयकर, और ज से हो गया जनगणना, और बेबी, बेबी में बे से क्या हो गया, बैंकिंग, और बी से हो गया बीमा। यानी ये जितने टॉपिक्स आपको यहाँ पे दिख रहे, ये सभी के सभी क्या है, केंद्र सूची के विषय हैं। और इसको याद रखने के लिए आपको सिर्फ याद रखना है, यू रमा रेडो संघ आज बेबी, यू रमा रेडो संघ आज बेबी, आप याद रख लोगे तो केंद्र सूची के जितने भी विषय हैं, मैं गारंटी देता हूं कि आपको भली भांति याद हो जाएगी, है ना। अब अगला टॉपिक है आपका राज्य सूची, कि राज्य सूची क्या है। तो राज्य सूची बहुत आसान, उसी तरह से परिभाषा इसका भी लिखना कि वैसे विषय जो पूरी तरह से राज्य सरकार के अधीन है, मतलब वैसे टॉपिक्स जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसका है, राज्य सरकार का है, वो राज्य सूची के विषय कहलाएंगे।
और इन चीजों से जो भी इनकम वगैरह भी होगा वो किसको जाएगा, राज्य सरकार को जाएगा, है ना। तो राज्य सूची में समझ में आ गया होगा कि वैसे विषय जो राज्य सरकार के अधीन होते हैं अथवा जिन पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो सिर्फ किसको है, राज्य सरकार को है। मतलब जो भी टॉपिक है जिसके ऊपर कानून बनाने का, संशोधन करने का, वो पूरी का पूरी तरह से अधीन है किसके ऊपर, राज्य सरकार के ऊपर, उसको राज्य सूची कहना है। यार इतना टेंशन क्यों लेते हो। तो याद रखना है सर, कैसे याद रखेंगे, तो बस टेंशन मत लो, पूजने से कृपा होगी। बस ये याद रखो, भगवान को पूजोगे, अल्लाह को पूजोगे, जिसको पूजना है पूज लो अपनी इच्छा के अनुसार। बस आपको एक ट्रिक याद रखना है कि पूजने से कृपा होगी, जरूर कृपा होगी बच्चों, आप याद कर लो, पूजने से कृपा होगी। तो पू से पुलिस, ज से जेल और ने से यानी न से न्याय, हो गया पूजने। पूजने से कितनी चीजें कंप्लीट हुई, पू से पुलिस, ज से जेल, न से न्याय, से क्या हो गया सिंचाई, और कृ से क्या होगा कृषि। ये जो विषय होगी आपको यहाँ सुटेबल बनाने के लिए केवल लिखा गया, ठीक है। पूजने से कृपा होगी, तो क्लियर है, पू से पुलिस, ज से जेल, न से न्याय और स से सिंचाई और कृ से कृषि। ये जितने भी टॉपिक्स है बच्चों ये सब के सब किसके है, राज्य सरकार का है। सारे पर कानून बनाने का अधिकार आपके राज्य की सरकार को, यानी आप झारखंड में रह रहे हो तो इन सारे टॉपिक्स पे कानून बनाने का अधिकार किसका है, अभी हेमंत सरकार की है। अभी आप देखते होंगे ना बच्चों, पुलिस लिखा हुआ रहता है, तो पुलिस कौन पुलिस, झारखंड पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस। कभी कहते हो कि केंद्र सरकार की पुलिस, नहीं, केंद्र सरकार के अधीन सेना आती है, ठीक है। जेल, जेल पर भी अधिकार किसका है, राज्य सूची का। किस कैदी को धनबाद के जेल में रखना है, किस कैदी को हजारीबाग सेंट्रल जेल में डालना है, किस कैदी को रांची जेल में शिफ्ट करना है, किसको दुमका जेल में भेजना है, ये सारा निर्णय जो होगा वो कौन करेगा, राज्य सरकार। कहाँ नहर बनाना है, किधर सिंचाई की क्या व्यवस्था करना है, डोबा बनाना है, क्या करना है, सारा फैसला जो होगा वो कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। तो पूजते रहो, पूजने से कृपा होगी। ओके, आइए अब हम लोग बात करते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती, कनकरेंट सब्जेक्ट्स। कनकरेंट सब्जेक्ट्स क्या है बच्चों, जिसके ऊपर आप और हम दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। भैया आप और हम नहीं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिसपे दोनों मिलके कानून बना सकती है, यानी दोनों में से कोई भी कानून बना सकता है, तो उसको क्या कहेंगे, समवर्ती सूची। बहुत इजी वे में मैं परिभाषा लिखा हूं, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। वैसे विषय जो केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों के अधीन होते हैं, मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर कानून राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है, तो वैसे सब्जेक्ट्स को क्या कहेंगे, कंकरेंट सब्जेक्ट्स कहेंगे, यानी कि समवर्ती सूची कहेंगे। यहाँ पर फिर वो समझ सकते हो प्रॉब्लम होगा। सर हो सकता है कि कोई एक सब्जेक्ट है, मान लिया ABCD कुछ भी, और वो कंकरेंट का भी है, समवर्ती सूची का ही विषय है, और उस पर केंद्र सरकार यानी मोदी जी भी कानून बना दिए और राज्य सरकार भी कानून बना दिए। अब बोलिए किसका वाला वैल्यू होगा, किसका वाला मानना है। हो सकता है कि केंद्र वाले कहे कि मेरा विवाद मेरा सही है, राज्य वाले कह रहे मेरा सही है। तो अभी हम पढ़ाए नहीं पीछे कि दोनों के बीच में यदि विवाद हो जाएगा तो फैसला कहाँ होगा, सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो आइए, तो वैसे विषय जो केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों के अधीन होते हैं अथवा जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों का प्राप्त होता है, समवर्ती सूची के विषय कहलाते हैं। जैसे शिक्षा, विवाह, उत्तराधिकार, वन। तो इसके लिए भी आपको एक ट्रिक मैं दे रहा हूं, याद रखना है, श्री शिव जानकार है। शिव भोले की क्या बात, बम बम बोले, श्रावण का महीना आ रहा है बच्चों, याद रखना श्री शिव जानकार हैं। याद रखिएगा कि शिव जो है वो सब जानते हैं, जानकार हैं, बस याद रख लो। जैसे मैंने पीछे बताया ना कि पूजने से कृपा होगी, तो वैसे ही आपको याद रखना है कि श्री शिव जो है वो जानकार हैं, सब चीज को जानते हैं। तो याद रख लो ना, श्र से श्रमिक संघ, जितने भी मजदूर यूनियन है वो समवर्ती सूची के हैं। सी से शिक्षा, शिव है ना, शिव में सी, सी से शिक्षा, व शिव में व है तो व से क्या हो गया, वन।
जानकार, जान से हो गया जानवर और कार से हो गया कारखाना, है यहाँ पर सुटेबल बनाने के लिए लिखा गया है। तो समवर्ती सूची के विषयों को याद रखने के लिए आपको क्या याद रखना है? स्त्री शिव जानकार है, तो स्त्री में श्र है, श्र से श्रमिक संघ, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, सी से शिक्षा, व से वन, और जान से जानवर, और कार से कारखाना। ओके, अब क्या है? भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। अगला टॉपिक है आपका, है ना, कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। आइए इस टॉपिक को थोड़ा सा अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से भारत में राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया वो भाषा के आधार पर किस प्रकार से किया गया। तो आइए आपको हम लेके चलते हैं 1947 ईस्वी में। आपको बच्चों भली भांति पता होगा कि जब 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आजाद हुआ, है ना, यानी भारत को आजादी जो है वो कब मिली? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। और जब भारत आजाद हुआ उसी समय से कुछ राज्य, विशेष करके दक्षिण भारत के राज्यों में यह मांग उठने लगा कि राज्यों का पुनर्गठन जो है वो भाषा के आधार पर किया जाए। यानी कि जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय से यह डिमांड शुरू हो गया था कि अब राज्यों का एक बार फिर से पुनर्गठन किया जाए, बंटवारा किया जाए। किसके आधार पे? तो भाषा के आधार पे, कि जिस क्षेत्र में जिस भाषा के लोग रहते हैं, जिस भाषा को बोलने वाले हैं, उस भाषा के लोगों के लिए अलग राज्य बना दीजिए। और इसका शुरुआत जो है वो कहां से हुआ था? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, दक्षिण भारत के एक राज्य जो है ना वो आंध्र प्रदेश से ये भाषा को लेकर आंदोलन शुरू हुआ और काफी उग्र होने लगा। तो उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज थे, एस.के. धर। याद रखना है आपको। जब मांग उठने लगी कि राज्यों का पुनर्गठन किया जाए तो जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया भाई? एक कमेटी बनाई। किसके नेतृत्व में? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज थे एस.के. धर, और जेएनयू जवाहरलाल यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है उनके एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे सितार मैया। बस दो व्यक्ति का आपको नाम कम से कम याद रखना है, एक एस.के. धर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, और एक जेएनयू के रिटायर्ड प्रोफेसर थे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, जिनका नाम क्या है? सितार मैया। इन दोनों के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का काम था बच्चों ये जांच करना कि क्या वाकई में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यही उस कमेटी का जांच करना था। और आपको आश्चर्य होगा जानकर कि जब इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उसमें साफ शब्दों में उसने कह दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी इस कमेटी ने नेग्लेक्ट कर दिया कि नहीं, भारत में राज्यों का जो बंटवारा करना है, पुनर्गठन करना है, उसे भाषा के आधार पर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब क्या होगा? तो आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति थे, लीडर थे, श्री राम उल्लू। नाम बहुत अच्छा है। आंध्र प्रदेश में श्री राम उल्लू जो थे वहां के स्थानीय नेता थे, और उन्होंने क्या कर दिया भाई? अनशन प्रारंभ कर दिया ना, हमको तो चाहिए भाई राज्य का पुनर्गठन, वो भी भाषा के आधार पर, और अनशन कर दिया। और सबसे आश्चर्य का बात, 58 दिन तक अनशन करते रहा। कैसे किया मत पूछना, 58 दिन तक वो अनशन पे रहा, भूख हड़ताल पे रहा 58 दिन तक। अब 58 दिन कोई अनशन करेगा तो बचेगा। 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को श्री राम उल्लू जो थे ना, उनकी मृत्यु हो गई। यानी 58 दिनों तक लगातार अपनी मांग को लेकर अनशन करने के पश्चात उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और जैसे ही उनकी मृत्यु होती है, आंध्र प्रदेश में जो भाषा को लेकर आंदोलन चल रहा था वो वायलेंस हो गया, यानी कि वो उसमें हिंसा भड़क गई। अब तो स्थिति विस्फोटक हो गई।
फाइनली प्रधानमंत्री नेहरू जी ने तेलुगु भाषी लोगों के लिए 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश का राज्य का गठन कर दिया। यानी लास्ट में प्रधानमंत्री जी को झुकना पड़ा और भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए वो तैयार हो गए। और इसी में पहली कड़ी में जो भाषा के आधार पे पुनर्गठित राज्य है वो कौन है? आंध्र प्रदेश। यानी सबसे पहले आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाषा के आधार पे गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश। कब बना? 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। इसके बाद एक के बाद दूसरे राज्य, तीसरे राज्य, चौथे राज्य, इस तरह से फिर भाषा के आधार पे कई राज्यों का गठन किया गया। तो आइए किन किन राज्यों का गठन किया गया उस ऊपर हम लोग एक नजर डालते हैं। यहाँ पे आप एक बार पुनः आपके सामने भारत का मानचित्र है और ये मैं आंध्र प्रदेश की बात कर रहा था। यही सबसे पहले, जहाँ पे अभी मेरा कर्सर है रेड कलर का, यहीं पे यही आंध्र प्रदेश जो है वो सबसे पहले भाषा के आधार पे गठित होने वाला राज्य है। इसके बाद 1960 ईस्वी में महाराष्ट्र बना। किस भाषा के लोगों के लिए? मराठी भाषा लोगों के लिए, मराठी भाषी लोगों के लिए 1960 ईस्वी में एक नया राज्य बना, महाराष्ट्र। फिर 1960 ईस्वी में ही गुजरात बना, क्योंकि सॉरी, महाराष्ट्र और गुजरात जो था बच्चों एक राज्य था। तो महाराष्ट्र हो गया मराठियों के लिए, गुजरात हो गया गुजरातियों के लिए। ठीक इसी प्रकार नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय 1972, मणिपुर और त्रिपुरा 1972, सिक्किम 1975 और लास्ट में तो बना है हमारा झारखंड भी। समझ गया ना? झारखंड कब बना या तो आपको पता होगा, 15 नवंबर, याद है ना? तो 15 नवंबर 3 राज्य बने थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, है ना? एक ही साल बने हैं। तो आपको अपने राज्य के बारे में तो ईस्वी कम से कम पता होना चाहिए कि ये जो झारखंड हमारा बना है ये भी किससे बना? अलग होकर बिहार से बना है। ठीक है, तो ये भाषा के आधार पर राज्यों का इस प्रकार से पुनर्गठन किया गया। एक चीज और यहाँ पे समझना होगा बच्चों कि जब भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन करने की बात हो रही थी तो उस समय देश के नेताओं के मन में एक बहुत बड़ा डर था। क्या डर था भाई? कि इससे देश की आपसी एकता जो है ना वो टूट जाएगा। यानी कि जो शुरुआत में जब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग हो रही थी, प्रधानमंत्री जी जो थे वो रिजेक्ट कर दिए। वो कमेटी बनी एस.के. धर और सितार मैया जी के नेतृत्व में, उस कमेटी ने भी इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। आखिर क्यों? आखिर ऐसा क्यों? लोग, क्या वजह थी जिस वजह से लोग डर रहे थे? तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था कि लोगों के मन में एक डर था कि यदि आज राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर कर दिया जाए तो इससे देश की जो यूनिटी है, एकता जो है वो विखंडित हो जाएगा, वो टूट जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन होने के पश्चात यह संशय जो था ना वो दूर हो गया। क्यों? भाषा और राज्यों के गठन होने से, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होने से देश पहले की अपेक्षा और भी ज्यादा मजबूत और एकीकृत हो गया, जिससे प्रशासन जो है वो पहले की अपेक्षा काफी सरल हो गई। आइए अब हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर जो भाषा नीति से संबंधित है। ठीक है, भाषा नीति। देखिए यहाँ पर भाषा नीति को लेकर भी एक हमारे यहाँ विवाद हुआ है। विशेषकर इसका भी संबंध जो है वो साउदर्न इंडिया से, दक्षिण भारत से। हम हिंदी भाषी शुरू से रहे हैं, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो उस समय एक बार पुनः दक्षिण भारत के राज्यों ने भी ऐसा हम लोगों को यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट को थ्रेट करने लगी। क्या थ्रेट करने लगी भाई? कि यदि जबरन हिंदी को हम लोगों के ऊपर थोपा गया तो हम लोग क्या है कि भारत से अलग हो जाएंगे। यानी वहां पर लैंग्वेज को लेकर विवाद होने लगा। तो उस समय की सरकार ने जो थी वो काफी सूझबूझ दिखाई और भाषा के आधार पर देश की एकता पर आंच ना आए, देश की एकता जो है वो खतरे में ना आ जाए सिर्फ लैंग्वेज को लेकर, जैसा कि श्रीलंका में हुआ था सिंगली भाषा और तमिल भाषा को लेकर।
श्रीलंका में जो गृह युद्ध हुआ था उसका एक आधार ये भी था ना कि वहां के सिंगली भाषी लोग जो थे वो तमिल भाषी लोगों को सप्रेस कर रहे थे, उन लोगों को उपेक्षित कर रहे थे। तो भारत सरकार भी उसी से सब, उस समय तो हालांकि गृह युद्ध हुआ ही नहीं था श्रीलंका में, लेकिन इसके बावजूद जो है वो भारत सरकार जो थी वो इसमें तत्परता दिखाई। और क्या की भाई कि भारत सरकार ने तत्परता दिखाते हुए ऐसी व्यवस्था लागू की ताकि देश के किसी भी भाषा के लोगों में असंतोष की भावना जो है वो पनप न सके। देखिए वही चीज है कि भारत आजादी के बाद अन्य देशों की तुलना में एक नया कदम उठाया ताकि देश में भाषा को लेकर कोई नया विवाद उत्पन्न न हो। भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। भले ही हम लोग कहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, ये ऐसे ही एज ए सम्मान के रूप में हम लोग कहते हैं, लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। वही मैं यहाँ पे लिखा हूं, हालांकि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हैं, परंतु भारत के संविधान में ऐसा कहीं जिक्र नहीं है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी। ठीक इसी प्रकार से जैसा कि हम कहते हैं कि भारत के राष्ट्रपिता कौन है, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, लेकिन हम लोग ऐसा कहकर महात्मा गांधी जी के प्रति एक सम्मान जताने की कोशिश करते हैं। ऐसा संविधान में कहीं वर्णित नहीं है कि भारत के राष्ट्रपिता जो है वो कौन है, महात्मा गांधी है। ऐसा कहीं पे जिक्र नहीं किया गया है। हिंदी को राष्ट्रभाषा की जगह पे राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इस चीज को आप लोग दिमाग में बिठा लेना कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। देश में, सॉरी यहाँ रेत लिखा गया, भारत में 40% लोग जो है वो हिंदी भाषा बोलते हैं। भारत में हिंदी भाषी लोगों का जो परसेंटेज है वो कितना है, 40%। भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में वर्णित अनुसूचित भाषाओं की सूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि 8वीं सूची में भारत की कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है, तो 8 भाषाओं को शामिल किया गया है। और याद रखना है कि झारखंड की किस भाषा को राजभाषा यानी 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, सॉरी अनुसूचित भाषा की सूची में झारखंड की किस भाषा को शामिल किया गया, तो संथाली भाषा को। याद रखिएगा, ये पूछ सकता है आपसे कि झारखंड की किस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, यानी अनुसूचित भाषाओं की सूची में शामिल किया गया है। तो आपको याद रखना है कौन सी भाषा को, तो संथाली भाषा को। तो बच्चों आज का क्लास जो है मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। आई होप आपको मेरा क्लास जो है वो बहुत पसंद आया होगा, और यदि वाकई में आपको हमारा क्लास पसंद आया तो दोस्तों एक ही चीज मैं कह रहा हूँ, आपसे विनती करता हूँ कि प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना और लाइक करना ना भूलिए। यही आपके लिए एक मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ कि प्लीज 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 आपको लाइक बटन दबाने से और एक उचित कमेंट करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि वो हमारे एनर्जी को और भी दोगुना करेगा और मैं पहले से भी बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।